हेलो गाइस, वेलकम टू इट्स न्यू लर्निंग पॉइंट फॉर यू। तो देखो, मैंने इस बार सोल प्रोप्राइटरशिप चैप्टर करवाना था, बट मेरे को एक कमेंट आया कि दीदी आप 12 से लेके 16 तक के चैप्टर करवा दो। तो तो चलो मैं आपको करवाती हूँ बिजनेस सर्विसेज। तो देखो, मैंने वीडियो इसलिए करके डिले हो गई मेरी, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हो गई थी, मेरे को थोड़ा कोई काम पड़ गया था। तो कोई बात नहीं, अभी वेडनेसडे का आपने कहा था, तो हम 12 चैप्टर शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर 12 है बिजनेस सर्विसेज। मीनिंग ऑफ बिजनेस सर्विसेज। देखो, बिजनेस सर्विसेज क्या होते हैं? वो जो भी एक्टिविटीज़ जो कि एक गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में, उसे डिस्ट्रीब्यूट करने में जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, उन्हें हम बिजनेस सर्विसेज कहते हैं। जैसे बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग। अब मान लो हम बैंकिंग से क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं, है ना, अपने बिजनेस को आगे करने के लिए। कम्युनिकेट करते हैं, हमारा मान लो हमने यहाँ से प्रोडक्शन से हम वेयर हाउसिंग तक हम स्टोर कर रहे हैं, तो हम जब तक हमारा कम्युनिकेशन नहीं होगा उस पर्सन से, तब तक हम वेयर हाउसिंग नहीं कर सकते। ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, वेयर हाउसिंग भी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए भी चाहिए हमें। तो ये सारी क्या आती हैं? तो देखो, ये जो हम सर्विसेज प्रोवाइड लेते हैं, हम बैंकिंग की, कम्युनिकेशन की, इंश्योरेंस की, है ना, तो ये किसके थ्रू लेते हैं? हम सर्विस सेक्टर मतलब टर्शरी सेक्टर के थ्रू लेते हैं, राइट। जैसे मैंने आपको कॉमर्स और एड्स टू ट्रेड में बताया था ना, तो ये स्पेशलिस्ट सर्विस को क्या जाता है, एड्स टू ट्रेड या फिर ऑक्सिलरी टू। Sometimes small business unit may not be in position to arrange such services by themselves because they are expensive in nature and they may have प्रॉब्लम्स ऑफ लिमिटेड सोर्सेज। तो देखो, जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो जो स्मॉल बिजनेस होते हैं ना, उनके पास इतना मतलब कि वो इनके पास इतनी यूनिट्स नहीं होती कि वो खुद पे कितने अच्छे सब चीज़ों को कर पाएँ। तो हम क्या करते हैं, या तो वो कभी तो एक्सपेंसिव हो जाता है, या फिर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, मतलब कि रिसोर्सेज की कमी आ जाती है। तो इस टाइम पे हम लोग जो ये एड्स टू ट्रेड होती है, इनकी हेल्प लेते हैं, ठीक है। नीड फॉर बिजनेस सर्विसेज। हमें अब जो बिजनेस सर्विसेज है ये क्यों चाहिए? फुलफिल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, ताकि जो हमारी फाइनेंस इज लाइफ ब्लड ऑफ एवरी एंटरप्राइज, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप एंड रनिंग ऑफ द बिजनेस स्मूथली। तो देखो, अब जो फाइनेंस होता है, मतलब जो लोन दिया जाता है, वो फाइनेंस आप समझती हो ना, तो ये क्या होता है, हर एक एंटरप्राइज मतलब होता है हर एक कंपनी के लिए उसका ब्लड, जैसे इंसान में लाइफ जीने के लिए ब्लड इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह एंटरप्राइज में हर किसी को फाइनेंस लेने के लिए भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे पास इतना नहीं हो पाता है कि हम लोग सब एक बार में बिना फाइनेंस के कर पाए। तो इन सबको सेट करने पे और बिजनेस को अच्छा चलने में ये हेल्प करता है। तो फुलफिल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, तो ये सारी हम एग्जांपल दी हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू बताया जाएगा, तो ये आप खुद पढ़ सकना। अब यहाँ पे आपको ये बताया होगा कि फाइनेंस लेंगे तो क्या होगा। ये पहले लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म्स फंड होते हैं, मेरे को बता देती हूँ, थोड़ा इसमें है ना, वो बता देते हैं। फॉर परचेजिंग फिक्स एसेट्स, जो फिक्स एसेट हमने अकाउंट्स में पढ़ा है ना, ये क्या करता है, फिक्स्ड एसेट को लेने में हेल्प करेगा, जैसे बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। ऑन द अदर हैंड, जो ये किससे लिए जाते हैं, फाइनेंस से लिए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, शॉर्ट टर्म फंड्स आर नीडेड फॉर मीटिंग ऑफ डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस। जो भी एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, लॉसेस, जो भी बिजनेस को लॉसेस किए जाते हैं, शॉर्ट टर्म्स फंड हमें उन्हें मतलब कि उन्हें रिकवर करने में हेल्प करता है, ठीक है। परचेज ऑफ गुड्स और मटेरियल्स, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, मतलब वही रिकवरी, ठीक है। तो ये सारे आप पॉइंट में ये सब चीज़ें मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो, स्टोरेज एंड सेफ्टी ऑफ गुड्स। इसमें क्या होगा, देखो, सम गुड, मान लो जो गुड्स होते हैं, कई गुड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम पूरे साल प्रोड्यूस करते हैं, बट जो उनका यूज़ है वो हम सीजनल करते हैं, जैसे एयर कंडीशनर, वूलन गारमेंट्स, ठीक है। और क्या होते हैं, हीटर्स, गीज़र्स, ये सारा क्या होता है, पूरे साल इनका प्रोडक्शन चलता है, बट ये यूज़ कब होती है, इनकी डिमांड कब होती है, सीजनल होती है, राइट। और कुछ गुड्स ऐसे भी हैं जिनकी पूरे साल डिमांड होती है, बट वो मतलब कि सीजनल उगाए जाते हैं, जैसे क्रॉप्स में शुगर, वीट, राइस। अब जो ये सारी क्रॉप्स हैं, ये प्लांटेशन में होते हैं ना हमारी बड़ी वाली में,
तो इन ये देखो, उगाए तो एक बार ही जाते हैं, पर इनकी जो डिमांड होती है वो पूरे साल होती है ना। नीड ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग कंज्यूमर। अब जो कंज्यूमर हैं उन्हें हमें अवेयर भी तो करना है। किस बात पे हम उन्हें अवेयर करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट किस बेसिस पे, किस क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, ये सारा हम कंज्यूमर को अवेयर करेंगे। वो हम किससे के थ्रू करेंगे, ठीक है। ये हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, जब हम अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो उसके थ्रू होगा। तो सो प्रोफेशनल एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज में बी अरेंज टू मेक पीपल अवेयर। तो लोगों को जागरूक करने के लिए प्रोफेशनल एजेंसीज, प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती हैं, ताकि लोग प्रोडक्ट के बारे में और गुड्स के बारे में अवेयर हो सके, उनकी जानकारी उनके पास पूरी अच्छी तरीके से रहे। कवरेज ऑफ बिजनेस रिस्क। यहाँ पे देखो हमने प्रोडक्शन भी कर ली, बट मान लो अब उन गुड्स को सेफ भी तो रखना होता है ना हमें। मान लो फायर का रिस्क होता है, थेफ्ट का रिस्क होता है। मान लो हम एक जगह से दूसरी जगह कर रहे हैं, वहाँ पे नेचुरल कैलामिटीज़ आए हैं ना, तो ये क्या होती है, कवरेज ऑफ बिजनेस रिस्क होती है, ठीक है। ये हम किससे करते हैं, मान लो हमारा लॉस हो गया। अब लॉस होना तो वो तो हो ही गया, चाहे फायर से हुआ हो, चाहे थीफ से हुआ हो, चाहे कोई नेचुरल कैलामिटी आई हो। इसकी रिकवरी कौन करेगा, इंश्योरेंस करते हैं। जो हम इंश्योरेंस करवाते हैं वही इंश्योरेंस यहाँ पे हमारे जो बिज़नेस का रिस्क होता है उसे कम किया जाता है। हम जो पीछे चैप्टर पढ़े होंगे आप लोगों ने, तो उसमें देखो क्या कहते हैं कि जो बिज़नेस रिस्क होता है वो कभी भी मतलब कि मिनिमाइज़ किया जा सकता है, मतलब कम किया जा सकता है, पर पूरा मतलब कि जैसे कहते हैं ना, निगलेक्ट नहीं कर सकते हम उस रिस्क को, बट मिनिमाइज़ कर सकते हैं। वही चीज़ है इंश्योरेंस के थ्रू क्या होगा, मिनिमाइज़ होगा बट कैन नॉट बी नेग्लेजिबल, ठीक है। नीड फॉर सेंडिंग गुड्स टू कंज्यूमर। अब मान लो गुड लोग अवेयर भी हैं, कंज्यूमर अवेयर भी हैं उन सब में, तो क्या करेंगे हम, गुड्स जो भी होंगी वो कंज्यूमर तक पहुंचनी तो चाहिए, ठीक है। अब जो प्रोड्यूसर है उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो होता नहीं कंज्यूमर से। जो प्रोड्यूसर होगा, ठीक है, वो आगे किसको बेचेगा, होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को बेचेगा, है ना। ऐसे जाके तब वो कंज्यूमर के पास आगा। अब कई बार क्या होता है, प्रोड्यूसर दूसरी स्टेट में होता है और कंज्यूम करने वाला, मान लो कोई प्रोडक्ट है वो मान लो नॉर्थ साइड में बनता है, हैदराबाद जैसे सिटी है मोतियों की, है ना। तो अब मोती जो देखो नॉर्थ में भी यूज़ होते हैं, ईस्ट में भी यूज़ होते हैं, वेस्ट साइड भी यूज़ होते हैं और साउथ में भी यूज़ होते हैं, बट बनते कहाँ पे ज़्यादा, हैदराबाद में। तो हम जाके सीधा हैदराबाद से लेने नहीं जाते हैं, हम नॉर्थ में रहते हैं जैसे, तो नॉर्थ में हमें अवेलेबल होती है, पंजाब में अवेलेबल होते हैं, तभी हम कर पाते हैं ना आगे। तो ये सारी इसमें आ जाएगा। तो मतलब हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता। तो यहाँ पे बहुत सारी एजेंसीज आती हैं, ठीक है, जो क्या करेगा, गुड्स को ट्रांसफ़र करेगा प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक, मतलब प्रोड्यूसर से उठाएगा और कंज्यूमर तक पहुँचाने का काम करेगा। दिस सर्विस इज टेकन अप in middleman who will purchase goods from producer and take them from the ultimate consumers. Middleman like wholesaler, retailers, brokers and agents help the producer to reach every consumer। जो मैंने बात बताई कि जो प्रोड्यूसर वो होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, ये सारा हमने पढ़ा हुआ है ना। ये देखो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था ना कॉम्प्लीमेंट इसमें कि इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल, होलसेलर, रिटेलर, ये सारा तब जाके रिटेलर से हम लोग माई नियर बाई शॉप्स को कहते हैं, ठीक है। यही चीज़ है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स आफ्टर प्रोडक्शन, गुड्स आर टू बी सेंड टू द कंज्यूमर। अब गुड्स की जब प्रोडक्शन हो जाती है तो गुड्स कहाँ पे भेजनी चाहिए, कंज्यूमर के पास, ठीक है। द गुड्स शुड रीच द कंज्यूमर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय देम। और ये मान लो नहीं कि गुड्स की डिमांड हो रही है, मान लो अब एसी है, एसी की डिमांड होगी हमारे पास जी समर में। अब हम समर में डिमांड, हम विंटर में लाके क्या करेंगे, तो जब कंज्यूमर को नीड है, ठीक है, जब कंज्यूमर मांगे उन तक वो पहुंचना भी चाहिए। ये चीज़ हमारी मेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में आती है, ठीक है। सो द सर्विसेज ऑफ सम ट्रांसपोर्टर्स, ये किसके, अब देखो जब भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स होगा किसके थ्रू होगा, ट्रांसपोर्ट के थ्रू होगा। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का मेन रोल है, ये भी लिख सकते हो। सो द सर्विसेज ऑफ सम ट्रांसपोर्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इससे आपको पूरा हाफ नंबर मिलता होता है। While transporting goods must be properly packed so that there are no chances of goods being damaged in transit। मान लो
कोई कांच का सामान है, कांच का प्रोडक्ट है, अब मान लो अगर उसकी अच्छी पैकेजिंग ना हुई तो रास्ते में क्या होगा, रास्ते में उसका क्या होगा, वो ब्रेक डाउन हो सकते हैं ना, क्योंकि उसकी अच्छी पैकेजिंग नहीं थी। तो अब ये अब जो मान लो जो कंज्यूमर है उसने गुड मंगाई जब उसने, तो उसने तो अच्छा सोच के मंगवाया होगा। अब हम उसके टूटा हुआ दे आए, मान लो उसको ग्लास ऑर्डर किया, हम उस ग्लास को टूटा हुआ दे आए तो वो नहीं चलेगा ना। तो उस ग्लास को हमने अच्छी पैकेजिंग करें ताकि जो कंज्यूमर हो हमारा खुश हो और इसकी डिमांड बढ़े, है ना। तो अब एक गुड अच्छा जाएगा तो अपने आगे भी बताएगा, तो वही हमारी आगे सेल होगा ना। तो यही चीज़ आ जाएगा। गुड्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड, दीज हैव नो सॉर्टेड टिल द टाइम दे नीडेड बाय द कंज्यूमर customers. Now it is clear that along with transport, the services of packing and warehousing agencies are also need to facilitate trade. अब ट्रेड को हेल्प करने में, ठीक है, अब हर टाइम ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होगा तो हमने हर जगह वेयर हाउसिंग की एजेंसीज खोल रखी हैं ताकि जहाँ पे अगर कंज्यूमर को ज़रूरत हो तो हम डायरेक्ट क्या करें, सीधा उनके पास पहुँचा दें। इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस सर्विसेज। तो देखो, इंक्रीज इन सेल, जब हमारे पास बिजनेस सर्विसेज होगी तो सेल में इंक्रीज होगा। इसमें ना ज़्यादा मतलब समझने की चीज़ें, अब समझ लोगे ना एक बार तो हो जाएगा, अपनी तरफ से बना लोगे तो इतना ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता, सिर्फ आपको इसके ना फीचर्स और ये क्लासिफिकेशन ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। ये रेयर केसेस में आता है बट फिर भी इसकी नॉलेज लो, ऊपर से बना खुद ही लेना। इंक्रीज इन सेल, अब जब हमारे पास बिजनेस सर्विसेज अच्छी होंगी, बैंकिंग का अच्छा होगा, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, वेयर हाउसिंग अच्छा होगा, तो सेल में इंक्रीज आएगी, वही चीज़ है। बेटर कस्टमर सर्विसेज, इससे क्या होगा, कस्टमर को हम अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइसेस, इसमें क्या है, सर्विस सेक्टर हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द प्राइसेस ऑफ द गुड्स, एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन helps system helps in the quick movement of from goods from the areas of abundant supply to the areas of scarcity. abundant supply मतलब जहाँ पे ज़्यादा सप्लाई होती है वहाँ से scarcity जहाँ पे कमी होती है, तो वहाँ तक मान लो वहाँ पे जहाँ पे scarcity होगी वहाँ पे अगर हम ज़्यादा डिमांड में बेचें तो लोग खरीद लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइसेस। लोअर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, इसमें हमारा जो क्या होता है, मैंने टोटल कॉस्ट एफिशिएंट जो ट्रांसपोर्ट होता है वही आता है। रिमूवल ऑफ प्लेस हिंड्रेंस, अब जो भी प्लेस की इधर उधर जाने में रुकावटें आती हैं उनको दूर करता है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक की। रिमूव्स ऑफ टाइम हिंड्रेंस, ऐसे ही ये टाइम को भी रिमूव करता है। तो नेक्स्ट देखो, टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज, मैंने जैसे बोलता है बाइंग। नंबर 1 पे हमारा क्या है, बैंकिंग। अब बैंकिंग में क्या होता है, हमारा फाइनेंस मेन होता है, ये सारा फाइनेंस भी आएगा। तो फाइनेंस भी बिग मीडियम स्मॉल बहुत तरह के में लिया जाता है। स्मॉल क्या होता है, जब हम विद इन 12 मंथ्स इसका उगा देते हैं, मतलब इसे रिटर्न ऑफ कर देते हैं। मीडियम में क्या होगा, जब हम 2 या 3 साल से लेंगे, ठीक है। बिग फाइनेंस का जब हम 10 15 20 साल तक लेंगे तो वो हमारा होगा बिग फाइनेंस, ठीक है। अब जो फाइनेंस है वो सिर्फ बिजनेस को सेट, मतलब कि बिज़नेस अच्छा चले या बिज़नेस की इस्टेब्लिशमेंट के लिए नहीं करते, बल्कि वो बिज़नेस अच्छा चले उसके लिए भी हम लोन लेते हैं। मान लो हमारे पास पैसे थे तो हमने बिज़नेस को एक्सटेंड कर दिया, बिज़नेस को कमेंस कर दिया, तो अब मान लो आगे वो हमसे स्मूथ रनिंग नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे, फाइनेंस लेंगे और अपने जो हमारा होगा बिज़नेस उसे हम अच्छा चला पाएंगे। तो बैंक क्या करता है, हमें फंड्स प्रोवाइड करता है, लोन्स प्रोवाइड करता है, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, परचेजेस, बिल में डिस्काउंटिंग, ये सारी चीज़ें बैंकिंग में आती हैं हमारी। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन आप सबको पता है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू क्या होगा, गुड्स कैरी होंगी और एक जगह से दूसरी जगह दी जाएंगी। और इसका क्या होता है, इसका मीनिंग जस्ट यही है, आप यही फर्स्ट लाइन लिखोगे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। Transport also refers to physical means whereby the goods are carried from the places of production to the sales of consumption, मतलब जहाँ से गुड प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ से लेके कंज्यूमर तक, जहाँ पे कंज्यूम किया जाएगा वहाँ तक पहुँचाने का काम कौन करता है, ट्रांसपोर्टेशन। बस इतना ही काफ़ी है। एडवर्टाइजमेंट एंड सेल प्रमोशन, अब एडवर्टाइजमेंट होगी हमारी तो क्या होगा, सेल्स बढ़ेगी हमारी, सेल प्रमोशन होगा। अब मान लो जो भी मार्केटिंग वाला बंदा होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, जगह जगह दूसरी कंपनीज में जाएगा और बताएगा ना
एडवर्टाइजिंग तो हमारा हो गया कि एडवर्टाइज करना प्रोडक्ट की। सेल प्रमोशन भी इसके जैसा जैसे ट्रेड और एड्स टू ट्रेड सिमिलर होते हैं ना, बट डिफरेंट होते हैं, है ना। तो ये चीज़ में फ़र्क है। एडवर्टाइज होता है एडवर्टाइजमेंट करना प्रोडक्ट की। सेल्स प्रमोशन, अब देखो जब हम मार्केटिंग वाला बंदा है तो उसमें क्या होगा कि जो वो अपनी दूसरी कंपनीज में जाके एडवर्टाइज़ करेगा अपनी प्रोडक्ट की, ये प्रोडक्ट हमारे में इसमें ये क्वालिटी है, तो इस क्वालिटी का आप ये लीजिए, इसमें आपको इससे, मान लो वो बंदा कोई मशीनरी काम करे, मशीनरी अच्छी बनी तो बोलेगा हमारी मशीनरी लो, इसमें आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी। मान लो जो भी ऑयल यूज़ होगा उस मशीनरी में वो मिल जाएगा, है ना। तो जो डिस्काउंट्स वो बढ़ाएंगे वो सब बताएगा। इससे क्या होगा, जो देखो बोनस पैक्स होते हैं ना, मेनली हमारा वही सेल्स प्रमोशन में आता है। देखो यहाँ पे गिवन भी होगा, ये रहा, विच स्टिमुलेट्स कंज्यूमर परचेजिंग थ्रू ट्रेड शोज, एग्जीबिशन, रिबेट्स, बोनस पैक्स, ट्रेड अलाउंसेस, डेमोन्स्ट्रेशन एक्सेट्रा। ठीक है। वेयर हाउसिंग एंड पैकिंग, अब यही जो हमने पीछे पढ़ा वेयर हाउसिंग एंड पैकिंग का, कि वेयर हाउसिंग में अच्छे से रखने चाहिए। ठीक है, जो भी होगा वो हमने फाइनेंस में पढ़ा कि रिकवरी हो जाएगी, बट यहाँ पे वही वेयर हाउसिंग बोला है कि हमने अच्छे से ऐसे गुड्स रखने हैं ताकि वो फ्यूचर में भी यूज़ अच्छे से हो सके। पैकिंग हमने ऐसी करनी है कि मान लो वो रास्ते में टूटे ना, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। ठीक है। बिल डिस्काउंटिंग, इसमें क्या होगा, मैं आपको यहाँ पे लाइन दी इसके थ्रू बताती हूँ। इट इज़ अ बिल ड्रॉन बाय अ सेलर, जो भी सेलर है, ठीक है, उसने बिल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और जो बायर है वो प्राइस को खरीद रहा है, और द प्राइस ऑफ गुड सोल्ड एट इट एक्सेप्टेड बाय द बायर, जो बायर है वो एक्सेप्ट कर लेता है। जो डिस्काउंट लग जाते हैं तो वही डिस्काउंट्स मेनली यहाँ पे है। और ही कैन डिस्काउंट इट फ्रॉम द बैंक एंड बैंक आफ्टर डिडक्टिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्काउंटिंग, वो भी इनको डिस्काउंट करेगा। जब वो अपने फाइनेंस की बात आगे बैंक को बताएगा तो बैंक भी उन्हें डिस्काउंट देगा। ठीक है। और इससे क्या होगा, ही कैन डिस्काउंट इट फ्रॉम बैंक एंड द बैंक आफ्टर डिडक्टिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एज डिस्काउंटिंग चार्जेस पेज द रिमेनिंग मनी टू द ड्रॉवर। अब ये डिस्काउंट मान लो हमने कंज्यूमर को दिया, मतलब कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन या कोई भी कंज्यूमर उसको हमने दिया, तो हमने बैंक वाले हमें देंगे। अब बैंक वाले किससे लेंगे अपना ये इंटरेस्ट, या जो भी हमने इन्होंने, इनके पास लॉस होगा ना डिस्काउंट का, तो डिस्काउंट जो ड्रॉवर मतलब जो पैसे ड्रॉवर से लेंगे ना, तो उन्हें ये क्या करेंगे, अपना दे देंगे उनसे, मतलब डिस्काउंट के पैसे वसूलेंगे, जिससे इनका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और ये फिर आगे जाके रीडिस्काउंट होगा कहाँ पे, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। इंश्योरेंस ही मैंने आपको बता दी, रिस्क में कोई भी ट्रांसपोर्टेशन के टाइम, स्टोरेज के टाइम, ठीक है, लॉस ऑफ थेफ्ट, कुछ भी, फायर, नेचुरल कैलामिटी से रिकवरी करने के लिए इंश्योरेंस हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट देखिए, अंडरराइटिंग। जो अंडरराइटिंग होता है ये एक एग्रीमेंट होता है किसके बीच में, एक कंपनी, ठीक है, कंपनी के बीच में, और जो इस को शेयर मतलब कि जो इसका शेयर को इशू करता है ना, एक फाइनेंशियल एजेंसी में, एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल एजेंसी में, उसे हम कहते हैं अंडरराइटिंग। अब अंडरराइटर कौन होता है, अंडरराइटर वो होता है जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कि मैं इतने प्रोडक्ट सेल करूँगा ही करूँगा। ठीक है। इफ़ सम शेयर डिबेंचर नॉट सब्सक्राइब बाय पब्लिक देन ही हैज़ टू टेक ऑल द अनसब्सक्राइबर शेयर और डिबेंचर्स। अब मान लो उसने कहा दिया कि मैं इतने शेयर इतने प्रोडक्ट को सेल करूँगा, इफ़ इन एनी रीज़न उससे सेल नहीं हुए तो वो सारे उसके पास ही आएंगे। ठीक है। अब हम इनको पढ़ लेते हैं। हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट क्रेडिट, मोस्टली द बिजनेसमैन परचेज एसेट्स by the way of hire purchase and installment credit. Under hire purchase system, only possession of the goods is passed on to the buyer. Buyer makes payment in installments and on the payment of the last installment the ownership of the goods. Okay, इसमें क्या होगा, हायर परचेज, मान लो हमने कोई भी लोन लिया, ठीक है, हम उस लोन को कैसे उतारे हैं, इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू उतार रहे हैं। ठीक है, वही चीज़ है इनमें। डी मार्ट सर्विसेज डिपॉजिटर्स, ये डी मार्ट सर्विसेज क्या थी, पहले ये डी मार्ट सर्विसेज थी वो टेंजिबल थी, टेंजिबल, अब ये इंटेंजिबल हो गई, मतलब जिसे हम छू नहीं सकते। टेंजिबल पहले कैसे थी, इन्हें ना एक सर्विस मतलब सर्टिफिकेट दिया जाता था कि ये देखो यहाँ पे गिवन है, अर्लियर द बायर ऑफ शेयर्स डिबेंचर होल्ड द शेयर सर्टिफिकेट इन अ टेंजिबल फॉर्म। द शेयर सर्टिफिकेट फॉर इंडिकेटिंग
द नंबर ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स अलॉटेड द सब्सक्राइबर, ठीक है, ये सारे उसे बताया जाता था कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, कितने से डिबेंचर हमने अलाउ किए हैं सब्सक्राइबर को, ये सारा, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब ये फ़ोन में होता है, ठीक है। इसके कुछ ड्रॉबैक्स लगे तो हमने इसे इंटेंजिबल फॉर्म में कर दिया है। अब देखो यहाँ पे था, इसमें काफ़ी टाइम टेकिंग भी था और रिस्क भी था, बट दिस सिस्टम हैज़ बीन नाउ बीन टोटली चेंज। अब ये सिस्टम पूरा चेंज हो चुका है। इस नए सिस्टम ने क्या इंट्रोड्यूस किया है कि ट्रांसफ़र एंड सेटलमेंट ऑफ स्क्रिप्ट्स टेक प्लेस थ्रू मॉडर्न सिस्टम और डिपॉजिटरी। अब मान लो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आ गई हैं, डीमैट ट्रांसफॉर्म हो गया, हम ऑनलाइन फॉर्म फिल कर देते हैं, तो वही चीज़ अब डीमैट सर्विसेज अब ऑनलाइन हो गई है, ठीक है। ये आपको क्लासिफिकेशन दी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट इसका चैप्टर ख़त्म हो गया है, तो अब हम आपको नेक्स्ट चैप्टर 13 चैप्टर बैंकिंग में मिलेंगे। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, प्लीज़ हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।